हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यहाँ हमको डेफिनेशन बतानी है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो जो भी दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ना, द शेयर्ड वैल्यूज़ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसे डेवलप होता है? जब हम लोग जो आपस में काम कर रहे हैं उनके बीच में जो वैल्यूज़ हों वो सेम हों, है ना, वो सेम चीज़ में बिलीव्स रखते हों, वो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं काम, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी हो, शेयर्ड हो, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। तो हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट। देखो, हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, कमिटेड हैं वो लोग अपने वर्क की तरफ, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक है ना। क्लियर एंड वेल कम्युनिकेटेड वैल्यूज़, ये भी है। फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। और डी है कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। कंसिस्टेंसी बिहेवियर भी तो सही चीज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो, बट फ्रीक्वेंटली कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में तो ये तो बहुत गलत है ना। ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। अगर आपका कल्चर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, अगर वो कन्फ्लिक्ट्स उसमें होते रहेंगे आपस में एम्प्लॉयज़ के, तो कल्चर कैसा रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। और ये इन्फ्लुएंस करेगा कि उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है, बॉन्डिंग है, वो भी प्रॉपर नहीं होंगी। जैसे हमने पहले वाले एमसीक्यू में देखा कि ये लोग शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड बिलीव्स, ये सब चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो भी हैम्पर करेगी, है ना। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ऑप्शन सी। Now the third question is, which type of organizational culture values flexibility and innovation over stability and culture? देखो, यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जो फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को वैल्यू देती है रेदर देन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो देखो, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ये हम लोगों को किस में देखना मिलता है? दैट वी सी इन हायरार्की कल्चर, है ना। हायरार्की कल्चर में होता है कि वो लोग स्टेबिलिटी और कंट्रोल में बिलीव करते हैं, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन ये हम लोगों को किस में देखना मिलेगा? ये हमको मिलता है एडोक्रेसी कल्चर में, है ना। एडोक्रेसी कल्चर जो है वो एम्फेसाइज करता है इनोवेशन को, रिस्क लेते हैं ये लोग, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये एम्फेसाइज करता है। हमें ये एडोक्रेसी कल्चर जो है वो ज़्यादातर जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, उसमें देखना मिलता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस अपना ज़्यादा फोकस जो है वो ग्रोथ, क्रिएटिविटी और चेंज पे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, एडोक्रेसी कल्चर। Now let's move on to the next question. Which of the following is not a type of organizational culture as identified by the competing values framework? देखो, जो competing values framework है ना, उन्होंने 4 तरह के organizational culture को आइडेंटिफाई किया था। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं वो कौन से कल्चर्स थे। तो उसमें आता है एक क्लैन कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर, मार्केट कल्चर और लास्ट में आएगा हायरार्की कल्चर। ठीक है, तो कौन सा कल्चर हमको बताना है? जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैन भी है, एडोक्रेसी भी है, मार्केट भी है, बट स्टैटिक कल्चर तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा यहाँ पे कंपीटिंग वैल्यूज़ ऑफ फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्लैन कल्चर है ना वो किस पे फोकस करता है? क्लैन कल्चर फोकस ऑन कोलैबोरेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये कैसी रहती हैं? फोकस्ड रहती हैं। ठीक है, एडोक्रेसी कल्चर तो हमने देखो पीछे वाले इसमें ही देखा था क्वेश्चन में। तो एडोक्रेसी कल्चर वाले जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वाले, वो होते हैं इनोवेटिव और रिस्क टेकिंग होते हैं वो लोग। ठीक है, मार्केट कल्चर में क्या होगा कि वो लोग कैसी रहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव रहती है ना, वो कॉम्पिटिशन और रिजल्ट ओरिएंटेड रहती हैं, वो इन 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं। और लास्ट में जो बची है हायरार्की कल्चर, तो हायरार्की कल्चर किस पे फोकस करेगा? स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्टैटिक कल्चर है वो बिल्कुल भी इस चीज़ का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टैटिक कल्चर।
Now, the next question is which of the following is a potential downside of a strong organizational culture? अगर आपका organizational culture strong है बट ऐसी क्या चीज़ है दिए गए options में से जिसके होने से जो आपकी जो strongness है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, कम हो जाएगी organization के अंदर। तो यहाँ पे options में है A high employee turnover, B reduced communication and collaboration across different departments, increased employee satisfaction and loyalty, improved डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। तो देखो जो ऑप्शन सी और डी है ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर उसका पोटेंशियली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो नेगेटिव हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई कुछ नेगेटिव बात हो गई, कुछ नेगेटिव चीज़ का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। जब आपका कम्युनिकेशन कम हो जाता है आपस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर, है ना, तो उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन कम होगा तो कोलैबोरेशन भी ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेगी, है ना। फिर आपकी जो ग्रुप थिंकिंग वाली चीज़ है वो भी आप ज़्यादा उसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग ग्रुप में काम करना पसंद ही नहीं करेंगे, वो लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते, इंटर डिपार्टमेंटल कोई वो लोग का कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी इनोवेशन है, ग्रोथ है, कोलैबोरेशन है, ये भी डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपका कम्युनिकेशन कम हो जाता है तो पोटेंशियली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन अ कंपनी। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का? यहाँ पे ऑप्शंस में है टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज बिहेवियर्स, टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, या लास्ट है टू डिफाइन हाउ वर्क गेट्स डन एंड हाउ एम्प्लॉयज इंटरैक्ट विथ वन अनदर। देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो काम कर रहे हैं उनके आपस में कैसा वो लोग बिहेव कर रहे हैं, है ना, क्या चीज़ें हैं जो उन लोगों को फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा तो उसमें एम्प्लॉयज़ को समझ में आता है कि हाउ दे नीड टू बिहेव, है ना, उनसे एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इसी तरह से बिहेव करना है, ठीक है, ऐसे आपको टास्क परफॉर्म करने हैं अपने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एक प्राइमरी रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि उसमें वो बताते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपको कैसे आपस में इंटरैक्ट करना है, प्लस साथ में आपको अपना जो काम है वो किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो सारी जो नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर। तो यहाँ पे इसका प्राइमरी फंक्शन होगा ऑप्शन डी। Now the next question is which of the following is an example of a company with an एडोक्रेसी कल्चर। देखो हमने एडोक्रेसी कल्चर के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एडोक्रेसी कल्चर जिस कंपनी में फॉलो हो रहा है, दिए गए एग्जाम्पल्स में से हमें बताना है कि किस कंपनी में वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ट्रेडिशनल लॉ फर्म, a technology startup focusing on innovation, a highly regulated pharmaceutical company, या a well established गवर्नमेंट एजेंसी। देखो एडोक्रेसी कल्चर किस पे फोकस करता है? एडोक्रेसी कल्चर मेनली फोकस करता है इनोवेशंस पे, रिस्क टेकिंग पे, न्यू क्रिएटिविटी करने पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने मिलती है एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द आंसर कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पुश किया जाता है कि वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल के नए एक्सपेरिमेंट्स करें, नए इनोवेशंस को ट्राई करें, ठीक है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हैं उनको ना चूज़ करके कुछ नया इनोवेशन पे फोकस करें। तो यहाँ पे एडोक्रेसी कल्चर का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ technology startup focusing on innovation. Now the next question is the term organizational culture was popularized by which of the following scholars। किसने बात करी थी organizational culture के बारे में? तो यहाँ पर ऑप्शंस में है ए पीटर ड्रकर, बी एडगर शीन, सी मैक्स वेबर, या डी हेनरी फ्रियोल। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से हमेशा कौन बंदा लिंक्ड है? एडगर शीन। यहाँ पे आंसर बी होगा। इन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बहुत ही पॉपुलराइज किया था, प्लस इन्होंने इसके फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स के बारे में भी बात करी है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी।
Now the question is, which of the following is most likely to be a feature of a market oriented organizational culture? तो जो कल्चर मार्केट ओरिएंटेड होता है उसका हम लोगों को यहाँ से दिए गए ऑप्शंस में से फीचर बताना है कि कौन सा रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए focus on teamwork and collaboration, B high emphasis on individual performance and competition, C strict hierarchy and centralized decision making, या D open communication and empowerment। तो देखो यहाँ पे जो मार्केट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं ना, उनका ज़्यादा फोकस किस पे होता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, इस कल्चर का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो है ना वो मार्केट सक्सेस के ऊपर होता है और कॉम्पिटिशन्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस हमेशा देखते हैं कि हम ऐसा परफॉर्म करें जिससे हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, हाई एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिशन। Now the next question is, which of the following is a consequence of a strong organizational culture? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो एज अ रिज़ल्ट आपको क्या देखने मिलेगा वो हमको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, बी एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग कंसिस्टेंसी, सी डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी और डी रिड्यूस्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो ए, सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड है वो नेगेटिव चीज़ें तो कभी भी नहीं होगी अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, बी एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग कंसिस्टेंसी। देखो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्या होगा कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके आपस का जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही पॉजिटिव हो, जो भी एम्प्लॉयज़ के डिसीजन होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ भी अलाइन करेंगे। एज ए रिज़ल्ट जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा और प्लस जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें भी उन लोगों को डिसीजंस में कंसिस्टेंसी देखना मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। Now the question is, what is the key feature of the clan culture within an organization? जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्लैन कल्चर फॉलो हो रहा है तो उसका की फीचर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए अ फोकस ऑन अचीविंग गोल्स थ्रू कंपटीशन, बी एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल, सी अ फैमिली लाइक एनवायरनमेंट दैट एम्फेसिस टीम वर्क एंड डी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो जहाँ पे भी क्लैन कल्चर की बात होती है ना वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा, फैमिली लाइक एनवायरनमेंट आपको देखने मिलेगा, है ना, वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं टीम वर्क पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना मिल रही हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अ फैमिली लाइक एनवायरनमेंट दैट एम्फसाइजेस टीम वर्क। तो ये है इसका एक फीचर। तो यहाँ पे आंसर सी। Now the question is, which of the following is true regarding the relationship between organizational culture and leadership? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए organizational culture shapes leadership styles and behaviors, B leadership styles have no impact on organizational culture, C leadership only affects financial outcomes not culture, या डी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड लीडरशिप्स आर कम्प्लीटली सेपरेट। देखो बी, सी और डी तो आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही शेप करेगा लीडरशिप का क्या स्टाइल रहेगा और लीडर्स का कैसा बिहेवियर रहेगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रहेगा वैसे ही टाइप के डिसीजंस लिए जाएंगे लीडर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर शेप्स लीडरशिप स्टाइल्स एंड बिहेवियर्स। Now the next question is, which of the following is not a primary characteristic of a organizational culture? कौन सी यहाँ से प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए शेयर्ड वैल्यूज़, बी लीडरशिप स्टाइल, सी कम्युनिकेशन पैटर्न्स, या डी प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखो शेयर्ड वैल्यूज़, लीडरशिप स्टाइल्स, कम्युनिकेशन पैटर्न्स ये तो सारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम लोग किस में देखते हैं, मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में, लाइक मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट स्ट्रेटेजी, तो उन सारी चीज़ों में हम लोग ये प्रोडक्ट प्राइस देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्केट कल्चर। हमें मार्केट कल्चर का यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शंस में है
A company that prioritizes employee satisfaction and teamwork. B. A company that focuses on meeting customer demands and outpacing competitors. C. A company that values innovation and risk taking. या D. A company that maintains a strong sense of tradition and hierarchy. तो देखो यहाँ पर मार्केट कल्चर जो है ना वो रिलेटेड है कस्टमर्स की जो डिमांड्स हैं उनको टाइमली फुलफ़िल करने से, ठीक है। जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सरपास करते हैं ये लोग, और प्लस उनका मेन फोकस जो होता है वो रिज़ल्ट को अचीव करने पे होता है ना। जिस ऐसे रिज़ल्ट्स होते हैं जिसको वो मेजर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट कल्चर में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ कंपनी दैट फोकसेस ऑन मीटिंग कस्टमर डिमांड्स एंड आउटपेसिंग कंपिटिटर्स। Now the next question is, which of the following is an example of organizational socialization? Organizational socialization क्या होता है? तो ऑप्शंस में है a manager giving feedback to an employee about their performance. B. A new hire attending an orientation session to learn about the company's values and culture. C. A company restructuring its internal hierarchy. या D. An employee creating a new product that disrupts the market. देखो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं हायर होकर, हम उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं। ओरिएंटेशन सेशन होता है उन लोगों के साथ जहाँ पर हम लोग उनको कंपनीज़ की जो भी रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज़ है ना, प्लस कंपनी का क्या लॉन्ग टर्म गोल है, मिशन है, विज़न है, ये सारी चीज़ें से हम लोग उनको सोशलाइज़ करते हैं, है ना। उनको मिलवाते हैं अपने जो भी उनके बॉसेस होते हैं, पीयर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके अंडर आएंगे, उन सब से उनका एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उस एम्प्लॉय को सोशलाइज़ करवा रहे हैं कंपनी के कल्चर के साथ में। कैसा बिहेवियर हम उस एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपस में उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्या बिहेवियर उनका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग उसको उस ओरिएंटेशन सेशन में गाइड करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, हम लोग उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके साथ सोशलाइज़ करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा इसका आंसर। सो दैट्स ऑल। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।